गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। कल हमने वितान और सॉरी आरोह का जो पार्ट था वो पूरा कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट शुरू करेंगे और अगले पार्ट का नाम है गलता लोहा। एक कहानी है, शेखर जोशी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, पारिवारिक कहानी है, क्या नाम से सामाजिक कहानी है। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक परिवेश, इस प्रकार से जो समाज में हमारे यहाँ होता है, वो कहानी है। तो इसको लिखा है शेखर जोशी ने। शेखर जोशी हमारे अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और ठीक है। तो सन 1932 के अंदर, 1932 के अंदर इनका जन्म हुआ। अल्मोड़ा आप जानते ही हैं, उत्तराखंड जो आजकल जिसको कहते हैं उत्तरांचल को, यूपी का जो भाग है, अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है अल्मोड़ा। तो वहां पर आपका 1932 में जन्म हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कौशिका घटवार और साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह है। ये कहानियां लिखी इन्होंने। कहानियों की जो शीर्षक उनके नाम है कौशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये एक शब्द चित्र है इनका, क्या नाम से निबंध जो होता है शब्द चित्र, वो है। और इनको सम्मान भी मिला है, पहल सम्मान इनको मिला है, एक सम्मान मिला है। और इसका इनकी जो मृत्यु के बारे में दे नहीं रखा है। अच्छा है, बैठे हो, भगवान करे ईश्वर करे भी, बहुत अच्छी बात है ना। पिछली सदी का छठा दशक, छठा मतलब सन 60 के 50 और 60 के बीच का समय, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। काफी कहानियां लिखी गई, काफी लोग आए, काफी कहानीकार साहित्य के अंदर आए और जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कहानियां लिखी। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। अर्थात कई प्रकार की कहानियां, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, पारिवारिक कहानियां और नई कहानियां जिसको कहते हैं। तो कई तरह की कहानी आई। देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ गई और संपूर्ण जो साहित्य 50-60 की से जो शताब्दी का जो समय है, वो कहानी का समय हो गया एक तरह से ना, उभरी हुई। हाँ, नाम उसका नाम दिया है इन्होंने, उस कहानी के पूरे उठान का नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन, अर्थात नई कहानियों का आंदोलन। काफी कहानियां लिखी गई उसमें, काफी कहानीकार आए। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। अर्थात बहुत सारे राइटर थे, बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे लेखकों का विभिन्न प्रकार की कहानियां लिखी समाज पे, लेकिन इनमें जो सबसे क्या नाम से शेखर जोशी है, इनका अन्यतम नाम है, विशिष्ट नाम है, सबसे प्रमुखता नाम के लिया जा सकता है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। प्रगतिशील मतलब समाज में सबको एक साथ चलने की, कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव न होने की है। प्रगतिशील, साम्यवादी इसको बोलते हैं ना, जैसे साम्यवाद हमारे पॉलिटिक्स में होता है, कम्युनिज्म, उसी प्रकार से प्रगतिशील बोलते हैं साहित्य के अंदर। अर्थात जहां पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई किसी के चीज के लिए महफूज है, सबको बराबर चीज मिलना चाहिए, है, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, है, न कोई राजा है, न कोई रंग है, लेकिन सबका ध्यान रखने वाला है। जो नारा था ना, आपको पता है क्या नाम, कम्युनिस्ट का, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्या नाम, पूंजीपतियों की संपत्ति को लूट लो, इस तरह के क्रांतिकारी विचार थे। लेकिन ये प्रगतिशील उसी प्रकार की भावना को लेकर के जो कहानी लिखी गई उनका प्रतिनिधित्व करता है। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। अर्थात कौन सा, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, परिश्रम करता है, ऐसा तबका, ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहता है, वही कहानी में जगह पाता है, उनको स्थान मिला हुआ है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वो सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। अर्थात कोई भाषा शैली में कोई विशेष उसका प्रयोग नहीं करते, जो सीधी सरल और सहज भाषा में ही जो समाज के लोग हैं, जो क्या नाम से पारिश्रमिक लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, जो
मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको लेते हैं, उनकी कहानियां बनाते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। अर्थात उनकी कहानियों में जो हमारे समाज में इस प्रकार की जो लोग हैं, इस तरह की जीवन है, उनकी क्या नाम से जो परिस्थितियां हैं, उनके जो कारण रहे हैं, गरीबी के अमीरी के जो भी है, वो जिस तरह की उनका क्या नाम से शोषण होता है, उसके कारण रहे हैं, वो सारी चीजें हम उसको कहानी में देख सकते हैं। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। अर्थात प्रगतिशील में बात आ गई है, जहाँ पर क्या नाम से सबको, जो नीचे के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, शोषण वाले लोग हैं, क्या शोषण होता है, ऐसे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या नाम से समाज में बराबरी हक मिलना चाहिए है, और इस तरह का जो सार्थक योगदान उनका अपनी कहानियों में देखा जा सकता है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भाषाओं, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में अनुदित हो चुकी है। अर्थात जो कहानियां लिखी है उन्होंने, वो कहानियों का क्या नाम से अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, पोलिश में भी हुआ है, और रूसी जो भाषा है उसमें भी अनुवाद हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम है दाजू। दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। अर्थात दाजू फिल्म है, मैंने देखी नहीं है, आपने देखी होगी, नहीं देखी या देखी होगी। एक अच्छी कहानी बताते हैं जिस पर ये निर्माण हो चुका है, उस कहानी पर। जो इस कहानी के अंदर, इस पाठ के अंदर जो कहानी दी है, उसका नाम है गलता लोहा है। गलता लोहा अच्छी कहानी है। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर किन कोणों से टिप्पणी करने वाली, कई कोणों से टिप्पणी करने वाली कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। अर्थात वो कहानी को लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, बड़बोलापन जो भी जिस तरह कहानी लिखी जाती है, दिखावा जो बड़ी कहानी होती है, लेकिन उसकी जो अर्थ गांभीर्य है, उसका जो अर्थ है वो बड़ा गहरा है। पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में, दिल में वो बात बैठती है, सोचने को मजबूर होता है, मन कुछ हो जाती है कहानी है। तो अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है, अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता उतनी ही तेज उनकी कहानियों में मिलती है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी जो कहानी का पात्र है, कहानी का ब्राह्मण का एक लड़का है, मेधावी, पर्दे में टैलेंट है, लेकिन किस तरह से उसके साथ स्थिति होती बनती है, किस प्रकार से उसको गांव का व्यक्ति ले जाता है लखनऊ में और पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने के नाम पर, लेकिन उसके घर में जाकर किस प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है, यह है। किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी होता है। जाति अभिमान, ब्राह्मण है, ब्राह्मण उच्च कुल में आते हैं और अच्छे उनको मानते हैं, सम्मान मिलता है, सारी बातें होती है, लेकिन किस प्रकार से आज की स्थिति में, उस स्थिति में वो व्यक्ति वहां पर फंस जाता है। ये कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा, हमको पता पड़ेगा। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर उधर राम लोहार की आफत में बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। जब वहां से सारी बात उसकी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, वापस आता है और आकर के वो जो धनराम एक लोहार है, वो भी साथ पड़ा था उसकी दुकान पर जाता है, उसके घर जाता है और वहां बैठता है और अपनी जो चतुराई, अपना जो काम है वो दिखाता है वहां पर। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है। आज दिखाता नहीं साहब, ये है, वो ब्राह्मण है, राजपूत है, फलाना है, निकड़ा है, ऊंची जात के, नीची जात का है, इनसे हट करके, इनसे क्या नाम से दूर जाकर के वो एक सामाजिक भावना है, भाईचारा है, सच्चा भाईचारा है, उसकी प्रस्तावना को प्रतीत करता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। इस तरह की कहानी है जिसका नाम है गलता लोहा। ये कहानी लिखी है शेखर जोशी ने, आपने पढ़ा है, और पढ़ने के पश्चात इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी सब कुछ होता है, हो जाता है, वहां से शुरुआत होती है कहानी, है ना। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर बढ़ गए। शिल्पकार होते हैं जहां पर चीजें बनाई जाती है, ये शिल्पकार टोला मतलब जहां पर कुम्हार है, लोहार है, जो चीजें बनाते हैं, कामगार वर्ग जो रहता है, कामगार वर्ग जो है, श्रमिक वर्ग है, जो इस तरह की चीजें बनाते हैं, वो टोला है। टोला मतलब मोहल्ला, अर्थात वो आगे जाता है वहां से पटपड़ा के, जैसे पटपड़ा के, और जाता है
तो मोहन के पैर अनायास एकाएक ही शिल्प काटोले की ओर मुड़ गए। अर्थात जो टोला है जहां पर मोहन, उसका धनराम का लड़का था, मोहन जो का नाम से लोहे का काम करता है, उसी घर की ओर चला जाता है। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार की आफर की गूंज अनुगूंज शेष थी, जिसे वो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। अर्थात वो जहां भी निकलता, जब भी निकलता, तो जो धनराम के जो बेटा था, क्या नाम से लोहार, धनराम, उसकी जो आवाज आती है, उसकी जो लोहा ठोकने की, वो उसके कानों में गूंजती है। तो एक दिन उसने मन बना लिया कि आज तुम्हें जाना है और देखना है, और इसी सोच के साथ उसी घर की ओर चला जाता है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाजें। निहाई होती है, लोहे का चीज होती है जिस पर लोहा रख करके क्या नाम से ठोका जाता है, उस पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। निहाई, निहाई बोलते हैं उसको। लोहे का होता है, मोटा लोहा होता है, गाढ़ा लोहा होता है, जो नीचे रखा रहता है, और उसको रख करके क्या नाम से वो जो हथौड़े से उसको ठोक पीट करके क्या नाम से अच्छी चीजें बनाता है। तो वह आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक उन्हें, जिन्हें वो दूर से ही पहचान सकता था, उस आवाज को दूर से पहचान सकता था कि ये क्या नाम से धनराम लोहार की निहाई है, और उसके हथौड़े की जो ठोकने की जो आवाज है ये आ रही है, वो आराम से समझ सकता था। तो इस प्रकार से वो मन बना लेता है और उसी ओर चला जाता है। क्या होता है आगे? लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था। अर्थात बेंट लंबा है पकड़ने का, हंसुआ होता है क्या नाम से दराती, जो घास काटने में, फसल काटने में काम आती है, दराती है ना। तो लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाए कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। गया तो इसलिए था वो। हंसुआ होता है क्या नाम से दांत जिसको बोलते हैं, दराती बोलते हैं, जो कटाई में काम आती है, वो लेकर गया और ये सोच लिया गया कि उसके जो खेत है, उसके खेत की मेड़ पर आसपास जो घास उग रही है, उसको या जो भी पेड़ पौधे उगाए हैं अनावश्यक, उनको काट करके मकान को क्या सॉरी मकान क्या खेत को साफ करके आ जाएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं है। अर्थात पिताजी का नाम था बंशीधर जी, और बंशीधर जी पुराहिताई करते करते, पंडिता काम करते करते वृद्ध हो चुके थे। अब वो क्या नाम से इस तरह काम नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं, होता भी नहीं उनसे ना। यही क्या, जन्म भर जिस पुरुषाई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वो कैसे कहाँ कर पाते हैं। अर्थात जिंदगी भर उनके बच्चों का पालन पोषण किया, पंडिताई की, पुरोताई की। पंडित, पुरोताई का मतलब होता है जो पंडित होते हैं गाँव के अंदर, और जो शादी ब्याह कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसके काम कराते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, मकान बनता है, शादी होती है, ब्याह होता है, तो हम पंडित जी को, पुरोहित जी को बुलाते हैं। तो वो करते करते उनका पूरा जीवन चला है, परिवार को पाला उन्होंने, लेकिन उस परिवार, उस काम से, उस धंधे से पूरा परिवार अच्छी तरह नहीं चल पाता। तो वो चाहते हैं कि बेटा पढ़े लिखे हो, क्या नाम है, इसको अच्छी नौकरी मिले, तो वो कर नहीं पाते, वो वृद्ध हो गए हैं। एक सीमा होती है व्यक्ति की, एक उम्र होती है, अर्थात उम्र के हिसाब से वही काम नहीं कर पा रहे हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान जो बुलाते हैं, जो लोग उनको आमंत्रित करते हैं, ऐसे लोग उनकी निष्ठा, उनकी संयम और उनके इसी पुरोहित धार्मिक कार्यों की वजह से उनको श्रद्धा रखते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। लेकिन शरीर बूढ़ा हो गया है, और बुढ़ापे का शरीर हो गया तो इतनी मेहनत नहीं कर पाता है। मेहनत बड़ा मुश्किल है बुढ़ापे में, आप जानते ही हैं। और उपवास भी नहीं हो पाते हैं, व्रत भी नहीं हो पाता है, ना इतना व्रत कर पाते हैं, उपवास कर पाते हैं बुढ़ापे के अंदर ना। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। क्या कहा था? सुबह सुबह की बात है, एक दिन उठे वो, और उठते ही उन्होंने अपने बेटे को कहा, क्या कहा? आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना है। गणनाथ तो गाँव होगा आसपास, और वहाँ क्या नाम से चंद्रदत्त जी कोई होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जैसा भी व्यक्ति है, उनका नाम था चंद्रदत्त जी। अर्थात वहां जाना और वहां जाके रुद्री पाठ होता है शिव भगवान का जो मंत्र करके, शंकर का क्या नाम से जो पाठ करके आना है। अब मुश्किल ही लग रहा है, अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, अर्थात मेरे बस की बात नहीं है। मैं वहां जा नहीं सकता, 2 मील तक चढ़ना चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना, क्योंकि पहाड़ी गांव है, पहाड़ी इलाका है, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में जाना आना मेरे लिए, मेरे बस की बात नहीं है।
एकाएक ना भी कहीं नहीं कहा जा सकता, अर्थात वो मना भी कैसे करूं, बरसों से काम करता रहा हूँ, बरसों से क्या नाम उनका रुद्री पाठ जो भी हवन कुंड जो धार्मिक कार्य है वो करते आ रहा हूँ, और अब वो उनसे एकाएक मना करूँ तो भी अच्छी बात नहीं है, अर्थात लिहाज के हिसाब से कि अब मैं जा नहीं सकता, लेकिन तुम चले जाओ। कुछ समझ में नहीं आता, अर्थात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जाऊं या नहीं जाऊं है। ऐसी बात है, अगर तुम जा सको, तुम कर सको, चले जाओ। इस तरह से उन्होंने ये बातें अपने बेटे को बताई। मोहन उनका आशय न समझ रहा हो तो हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन जानता समझता सारी बात है, जो पिताजी ने कहा वो बात समझ गया हो है, नहीं समझा हो ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास का ही है और न ही इसी गति है, अर्थात जिस तरह से पिताजी के नाम से जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वैसी नहीं तो उसके अंदर प्रैक्टिस है, नहीं उसके अंदर अभ्यास है, नहीं उसके अंदर गति है। जिस प्रकार से वो मंत्र बोलना, पूजा पाठ कराना, तो क्या नाम से जैसा भी कार्यक्रम है वो करते हैं, वैसी क्या नाम से बात उसके अंदर नहीं है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। पिताजी की जो बातें सुन ली और बात सुनने के पश्चात भी उसने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, या नहीं जाऊंगा तो ये कारण है, जाऊंगा तो ये कारण है, किसी भी प्रकार का जवाब मैंने नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे अनंत रह गई। वो बोले और बात का कोई उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला तो बात वैसे ही रह गई जैसे हवा में बात कही और हवा में बात चली गई है। मोहन की ओर से कोई जवाब उनको नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, अर्थात पिता का भार, कौन सा भार की, खेती बढ़िया काम करते थे वो, जो भी थोड़ा बहुत उनकी जमीन थी और यहाँ पर घास फूस उगी हुई थी उसको काट के फुट के आ जाएगा, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। जो दराती है, दांत लिए जिससे वो काटा जाता है, घास फूस काटा जाता है, जब वो उठाए उसने और उठा करके जब उस पर हाथ फेरा तो वो कुंद थी, कुंद मतलब मोटी हो रही थी, उनका मतलब बॉडी ब्लंट होना है, तो वो ब्लंट होने के कारण, मोटी होने के कारण वो क्या नाम से उठाई उसने, लेकिन वो जा नहीं पाया, वो सीधा उनकी ओर चला गया, धनराम की ओर। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट-पुलट कर रहा था। जैसे उसके लोटे में गया, क्या नाम से धनराम के मोहल्ले में गया, धनराम के घर पे गया, धनराम क्या नाम से काम कर रहा था, धोखनी चला रहा था, एक हाथ से लोहा उठा रहा था, एक हाथ से लोहे को ठोक रहा था, इस तरह काम कर रहा था। और मोहन भट्टे से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसी कारीगर को पार की निगाहों से देख रहा था, अर्थात क्या नाम से जो मोहन है वो चला गया उसी घर जाकर एक खाली कनस्त था, पीता पीपा जो पीपा होता है खाली, उसको उल्टा करके बैठ गया उस पर, और बैठ करके जो धनराम जो काम कर रहा था उस काम को बड़ी आसानी से, बड़े आराम से वो देख रहा था, देखने लग गया था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा, अर्थात मोहन ने अपने साथी से पूछा, क्या नाम से, कि जो त्रिलोक सिंह जी मास्टर साहब हमको पढ़ाते थे, मास्टर जी पढ़ाया करते थे, बहुत पिटाई किया करते थे, अच्छे थे मास्टर जी, है ना, लेकिन वो शायद गुजर गए होंगे अब तो, क्यों भाई मोहन? मोहन से इस तरह की बात उसने पूछी। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए, अर्थात बातों बातों में बचपन में चले गए, जहाँ पर वो स्कूल जाते थे, जहाँ पर पढ़ते थे, जहाँ पर मास्टर जी ने क्या नाम उसको मॉनिटर बना रखा था, और मॉनिटर से क्या नाम से उसको पिटाया भी करा करते थे, तो दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, अर्थात धनराम को जब दिन याद आए तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, क्या बोला? मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अर्थात मास्टर जी भी क्या मस्त आदमी थे, लल्ला मतलब लाला, लाला ब्राह्मण और कथा, इसलिए लाला उसे कह करके कि मास्टर जी भी कितने अच्छे आदमी थे, क्या आदमी थे। अभी पिछले साल ही गुजरे, अर्थात पिछले साल ही उनका देहावसान हुआ है, अर्थात पिछले वर्ष ही उनका देहलोक गमन हुआ, खत्म हुए। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगाए रहता था, अर्थात जब तक स्कूल में पढ़ा, जब तक उनके डंडे का, उनकी छड़ी का, उनकी संटे का डर लगा रहता था कि कब मंगवा ले, को मेरी टुकाई कर दे, कब पिटाई कर दे। दोनों हो कर हंसते, अर्थात दोनों जोर जोर से हंसे, वो बात याद करके, और मोहन और धनराम जोर जोर से हंसने लगे। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, अर्थात थोड़ी देर के लिए तो वो जैसे अपना जो समय है पुराना निकल गया है, उस समय में लौट गए और वहां पर उनका दिल लग गया, घूमने लग गया।
गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते थे। अर्थात बाहर, स्कूल के बाहर जो है गोपाल सिंह जी होंगे कोई, और गोपाल सिंह जी दुकान होगी, अर्थात वहां से क्या नाम से, क्या किसका, हुक्के, अर्थात हुक्का होता है बड़ा सा, हुक्का जानते हैं आप, हुक्का बड़ा सा होता है, इसको पीते हैं, हुक्के को इस तरह का होता है, धुआं निकलता रहता है इसके अंदर, और उसको पीता है इंसान। तो हुक्के से को क्या नाम, किसकी वो आए होंगे त्रिलोक सिंह जी ना, चार दीवारी मतलब स्कूल के अंदर। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर टहलते झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। जैसे ही त्रिलोक सिंह जी अंदर आए, वैसे ही बच्चे जो खेल रहे थे, कूद रहे थे, क्या नाम से पेड़ों पर झूल रहे थे, झूला बना रहे थे, वो जैसे सांप सूंघ गया, चुप हो गए सब एक प्रकार से जाकर के स्कूल के अंदर शांति हो गई है ना। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अर्थात मैं तो आ रहा हूँ, प्रार्थना काम तुम्हारा है, अर्थात प्रार्थना प्रेयर तुमने की या नहीं की? ऐसा पूछा उन्होंने। प्रार्थना कर ली, प्रेयर होती है भगवान की प्रार्थना स्कूल के अंदर खुलते, तो क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली है? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई हो तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका स्व पहुंचना ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? अर्थात पूछते हैं कि मोहन, जो बड़ा टैलेंट लड़का मोहन, जो वही बच्चा है, बड़ा पढ़ाई में तेज है, इंटेलिजेंट है, वो नहीं आया? अर्थात वो सब काम करता था, मॉनिटर बना रखा है, वो विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर मॉनिटर बना रखा है, अर्थात मोहन नहीं आया आज, है ना? मोहन उनका चहेता शिष्य था, अर्थात चाहते थे उसको, सबसे प्रिय शिष्य था उनका, क्योंकि पढ़ाई में तेज था, मैथ्स वगैरह सारी जो हिंदी वगैरह जो सारे विषय है उनके अंदर सब सवाल वो कर देता था, अर्थात सब में इंटेलिजेंट था, इसलिए उसको उन्होंने मॉनिटर क्लास का हेड बना रखा था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में बेजोड़ था, अर्थात वो पढ़ाई में तो ठीक था ही, लेकिन गाता भी अच्छा था, गीत वगैरह जो भी है उससे गाओ, अच्छे तरह से गाना का गाया करता था, काम करता था, होता है, टैलेंट था, मल्टी क्या नाम से जो उनके अंदर वो इंटेलिजेंसी थी। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, अर्थात क्लास का नहीं पूरे विद्यालय का उसको हेड मॉनिटर बना रखा था कि ये पूरे स्कूल को देखेगा, मेरे बाद में नहीं रहूंगा तो क्या नाम से जो मोहन है वही विद्यालय को संभालेगा। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, अतः पहले श्री प्रार्थना बोलो, हे आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, है? इस प्रकार की प्रार्थनाएं सरकारी स्कूलों में या जो भी स्कूल गाँव के अंदर वहां पर ये बोली जाती थी, है ना। का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको देतिए, इस प्रकार से बोल करके, और सब बच्चे सामने खड़े होते अपने आप और उनकी प्रार्थना वो करता था, प्रार्थना करवाता था बच्चों को। तो ये काम भी त्रिलोक सिंह जी ने उसको दे रखा था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी, वो जानते थे कि बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा पढ़ाई में तेज है, ये बच्चा में पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि है, तेज बुद्धि वाला है, अर्थात ये आगे जाकर के बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा, ये उनको पूरी आशा थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता, अर्थात दूसरे बच्चे से पूछते, वो जवाब नहीं दे पाते, फिर उसी के प्रश्न को क्या नाम से मोहन से पूछते, तो मोहन तुरंत से उस हिसाब को सोल्व कर देता है, उस सवाल को क्या नाम से सही कर देता है। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, अर्थात सही उत्तरों को बता देता, और तब वे उस पिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते, अर्थात जिस बालक ने वो सवाल किया, जिस बालक को सवाल नहीं आया, जिस बालक ने जवाब नहीं दे पाया, उस बालक की पिटाई करने का काम क्या नाम से मोहन को देते हैं, अर्थात मोहन जैसे भी उनकी चांटे लगाना, खींचना, जो भी करना, डंडा लगाना, ये काम मोहन करता था। पकड़ इसका कान, अर्थात बोलते हैं इसे कान पकड़ और घुमाए इसको और लगवाए इसे 10 रुपए
अर्थात उठक बैठक उठी कान पकड़ के उठक बैठक करना, नीचे ऊपर जाना कान पकड़ के, तो ये मोहन के द्वारा ही करवाते थे। वे आदेश देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। धनराम भी ऐसा बच्चा था बेचारा जो पढ़ाई में थे, मैथ खास तौर मैथ्स में उसको आती नहीं थी, मैथमेटिक्स गणित, तो उसको भी रोज क्या नाम से सजा मोहन के द्वारा या मास्टर द्वारा मिलती थी। जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। अर्थात जो क्या नाम हमजोली साथ पढ़ने वाला मोहन, उसकी कक्षा में उस मोहन से उसने कई बार बेत खाए, कई बार पिटाई खाई और कान खिंचवाए थे, अर्थात कान भी उन्होंने खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। होती है थोड़ी बहुत पिटाई करता है कोई आदमी, मारता है पीटता है, थोड़ा मन में आती है बात, लेकिन उसके बावजूद भी धनराम जो मोहन के प्रति आदर का भाव सम्मान का भाव रखता था। ठीक है पढ़ा लिखा है, जहाँ अच्छा टैलेंट है, इसे सब सवाल आते हैं, इसलिए कान खींचता है, इसलिए पिटाई करता है, कोई बात नहीं है। इसका ये कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। होती है गाँव के अंदर, चलते हैं थोड़ा बहुत, आजकल तो शहरों में चलती है, लेकिन अब खत्म हो गई धीरे धीरे, है ना, ये बातें खत्म हो गई कि जातिगत हीनता, वो लोहार वर्ग से है, ये ब्राह्मण वर्ग से है, वो ब्राह्मण का वर्ग उच्च वर्ग में आता है, क्या नाम से लोहार वर्ग आजकल ऐसे उसमें ओबीसी में आते हैं, तो इस प्रकार से होती है बात। बल्कि उसे मोहन का अधिकारी समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा। त्रिलोक सिंह जी को पूरी आशा थी, पूरी उनको विश्वास था कि धनराम उसका नाम से मोहन जो है एक बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख करके आएगा गांव में और अपना नाम तो ऊंचा करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा और पूरे गांव का नाम और विद्यालय का नाम ऊंचा करेगा कि देखो हमारे स्कूल का बच्चा, हमारे विद्यालय का बच्चा इतना बड़ा अफसर बन गया है। धनराम के लिए किसी और तरह से सोच की गुंजाइश नहीं रखता था। धनराम के बारे में आते नहीं थे, आता नहीं था, कुछ ऐसा नहीं आता था, तो उसके बारे में क्या सोचे, सोचने की गुंजाइश नहीं थी इस बारे में। और धनराम धनराम के बारे में बोलता था, वह गांव के दूसरे खेतिहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे जल तक स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरी क्लास तक पढ़ पाया, आगे नहीं पढ़ पाया, आगे चल नहीं पाया है, वो पढ़ाई में बड़ा कमजोर था। और कमजोर नहीं था भी, उसका पिताजी से काम करवाता था, पिताजी भी उसको घर पे काम करवाते थे, उसके साथ उसको क्या नाम से जो बनाई सुनाई में काम करवाते थे और पिटाई भी करते थे पिताजी, देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। होता है, स्वाभाविक होता है कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जो बच्चा क्या नाम से कमजोर होता है या उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, उस पर अध्यापक क्या नाम से उसको थोड़ा उपेक्षित समझते हैं, उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मास्टर जी ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना? अर्थात धनराम आज तू तेरे का पहाड़ा मुझे सुना। तेरा होता ना पहाड़ा, तेरा एकम तेरा, तेरा दून 26, तेरा 3 39, 53 52, इस तरह से पहाड़ा सुना है। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, 12 का पहाड़ा तो पूरा याद था, 12,120 जो भी है वो उसको पूरा याद था, लेकिन 13 के पहाड़े में उठक जाता था। 13 का पहाड़ा उसको आता नहीं था, 13 का पहाड़ा थोड़ा टिपिकल था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तो 13 का पहाड़ा उसके लिए मुसीबत हो गया था, और वो मुसीबत इतनी की पहाड़ा याद नहीं हो पाया उसको ना। एक 13 एकम 13 बोलता, किसे बोलता? 13 एकम 13 और 13 दूनी 24, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन वो बोलता 13 दूनी 24, 13 दूनी 26 को नहीं आता। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई, ठीक है टूट गई। अर्थात जैसे वो 24 बोला, 24 बोलते ही मास्टर गुस्सा आया, मास्टर गुस्सा आते उन्होंने एक संटी क्या नाम से धनराम के पैरों में जोर से मारी, संटी मारते संटी भी टूट गई, इतनी जोर से उन्होंने मास्टर जी ने मारी। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। अर्थात पास में बगल में नाला होगा, वहां पर क्या नाम से संटियां, कोई चाहे मेहंदी के पेड़ है या कोई पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वहां से संटी तोड़ के लाया, डंडा लेके मेरे पास ना, ला फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ, और फिर मैं तुझे 13 का पहाड़ा सिखाता हूँ। तो आज इतना ही काफी है, कल हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे, कल परसों हो जाएगा पाठ पूरा कल, है। तो ये बात है, पेज नंबर 59 से कल पूरा पढ़ेंगे इस पाठ को। अच्छी कहानी है, पढ़े, इस कहानी को पढ़ नहीं पाए थे पहले, अधूरी थी कहानी, इसलिए आज पढ़ ली हमने।